एससी हिंदी वॉरियर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हमारी महत्वपूर्ण शब्दावली की क्लास फर्स्ट है। इसमें हम इकोनॉमी की जो इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी एंड कॉन्सेप्ट यानी शब्दावली और अवधारणाएं मुख्य क्लासेस में बच गई थी, उनको हम कवर करने वाले हैं। सीधा सीधा सा हमारा जो उद्देश्य है वो है आपका इकोनॉमी में कुछ भी ना छूटे और कब आप कम इनपुट पर भी अधिक आउटपुट प्राप्त कर सकें। तो हम बिना समय गवाए हुए आपको स्टार्टिंग करते हैं। उससे पहले बता दें, ये क्लासेस आपकी मैक्सिमम 3 या 4 रहेंगी। 3 या 4 क्लासेस ही रहेंगी। इसके बाद आपकी क्लास आएगी एक PT 365 की। हो सकता है एक ही क्लास में कवर कर दें या इसके भी 2 पार्ट्स कवर कर दें। इसके बाद आपकी एक क्लास रहेगी बजट और आर्थिक समीक्षा की। इसके बाद इकोनॉमी में आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, सिर्फ कब पढ़ना है, अगर बीच में हमें कुछ लगता है कि आपके लिए इम्पोर्टेंट था जो छूट गया है, वो आपको कभी भी 15 दिन या 20 दिन में आपको कवर करा देंगे। साथ में ही 365 डेज का जो अपडेट वर्जन आता है वो आएगा, तब उसमें कुछ एक्स्ट्रा देखने को मिलता है। तब हम उसमें से उसको एनालिसिस करके और उसकी जो शब्दावली है उनको निकाल के आपको अच्छे से पढ़ा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अच्छे से आपके नोट्स बनाइए और जब आज हम शब्दावली लिखवा रहे हैं उनको अपने अनुसार वर्गीकृत करके अपने टॉपिक वाइज उनको बांट लीजिए और लिख लीजिए। नोट्स बनाना जरूरी है। तो देखिए, आपका फर्स्ट जो शब्दावली है या कॉन्सेप्ट है वो है सकल स्थायी पूंजी निर्माण, GFCF। इसे आप काम कीजिएगा, PPT से लिख लीजिएगा। PPT आपको आज ही क्लास के जस्ट बाद 1 घंटे के अंदर आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। सकल स्थायी पूंजी निर्माण, इसका सीधा सा मतलब होता है कि किसी भी देश में स्थायी पूंजी निर्माण। देखिए, पूंजी निर्माण होता है, जो परिसंपत्तियां होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक होती है स्थायी, एक होती है अस्थायी। स्थायी का मतलब होता है सीधा साधा, हम ब्रिज बना रहे हैं, हम नदियों पर तंत्र बना रहे हैं, अच्छे हम डैम बना रहे हैं, हम बांध बना रहे हैं, तो ये क्या है, स्थायी। और हम छोटी मोटी चीजों यानी छोटी मोटी योजनाओं पर कार्य कर रहे हैं। जैसे हम मानव पूंजी पर खर्च कर रहे हैं, तो ये अस्थाई में आएगा, क्योंकि ये आपको हाल दिखेगा नहीं। स्थायी परिसंपत्ति का मतलब सीधा सा मतलब क्या होता है, मशीनें, भवन, संयंत्र, सड़कें आदि। तो अगर हम इन पर खर्च कर रहे हैं तो इस सड़क में किया जाता है, तो यह आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण संकेतक होता है। तो ये क्या होता है, सकल स्थायी पूंजी निर्माण। पूंजी निर्माण का सीधा सा मतलब क्या है यहाँ पर, कि किसी देश या क्षेत्र में निश्चित समय अवधि के दौरान नई स्थायी परिसंपत्ति का निर्माण। याद रखने की क्या चीज है, स्थायी परिसंपत्ति, ना कि अस्थायी। सिर्फ आपको इसमें यही चीज याद रखनी है। सरल परिभाषा आपके सामने लिखी हुई है। सेकंड क्या है, पूंजी उत्पादन अनुपात, कैपिटल आउटपुट रेशियो। इसको हम एक बार पढ़ा चुके हैं, इसको एक बार और पढ़ा दें। ये क्या होता है, किसी भी जो इकोनॉमी में है के लिए पूंजी इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होती है। इसे कुल पूंजी निवेश और उत्पन्न उत्पादन के बीच संबंध के रूप में मापा जाता है। देखिए, अगर मेरी कोई फैक्ट्री है, मेरी इकोनॉमी है, जैसे मेरा एक देश है, उसकी एक इकोनॉमी है। अब इसको एक देश ना मानते हुए हम एक अपना घर या एक छोटी सी फैक्ट्री मानते हैं। वही है हमारा पुराना सा उदाहरण ब्रेड का, कि ब्रेड की फैक्ट्री है। अब इसमें क्या करना होगा मुझे, अगर मुझे उत्पादन बढ़ाना होगा तो उत्पादन बढ़ाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, निवेश भी करना पड़ेगा। निवेश के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे पूंजी चाहिए। तो तो इसी की भी जो संबंध है, कि पूंजी और निवेश की भी जो संबंध है, उसी को क्या बोलते हैं, पूंजी उत्पादन अनुपात। यानी कितने निवेश से कितना मेरा उत्पादन बढ़ रहा है, सीधा सा। अब आसान भाषा में हमने देखिए किया क्या है, इकोनॉमी को सबसे इजी लैंग्वेज में, सबसे सरल भाषा में हमने आपको पढ़ाया है। हम जब आपको परिभाषा पढ़ाते हैं तो उसके साथ हम सरल शब्दों में भी इसकी परिभाषा देते हैं, जो कि आपको किसी की भी नोट्स में नहीं मिलेगा। अब क्या लिखा है, अगर किसी देश को 1 रुपए का उत्पादन बढ़ाने के लिए 4 रुपए की पूंजी लगानी पड़े, तो पूंजी उत्पादन अनुपात 4:1 होगा। यानी जितनी अधिक पूंजी यूज होगी उतना ही उत्पादन धीमा और महंगा होगा। कॉन्सेप्चुअल नॉलेज ये होती है, क्वेश्चन यहाँ से बनेगा इस एग्जाम्पल से। अब इसको आपको अच्छे समझना है। देखिए कैसे, कि मान लीजिए अगर मुझे एक चॉकलेट का निर्माण करना है, मुझे 4 रुपए की पूंजी लग रही है, लेकिन क्या है, सिर्फ निर्माण कितने का हो रहा है, 1 रुपए की चॉकलेट का। तो हो क्या रहा है, मुझे सीधा सीधा क्या होगा, हानि होगी। और जो उत्पादन होगा वो भी धीमा होगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है और आउटपुट या आपका प्रोडक्शन कम है। तो ये महंगा भी पड़ेगा हमको बनाने वाले को, और ये धीमा भी होगा।
आप सब समझ गए होंगे। अब ये क्या है आपके सामने, ये है ICOR, वृद्धिशील पूंजी उत्पादन अनुपात। इसको मैं आपको PYQ में पढ़ा चुका था, एक बार इसमें और देख लीजिए। उस अनुपात को दर्शाता है जिसमें किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई बढ़ाने के लिए आवश्यक पूंजी निवेश की मात्रा मापी जाती है। यानी कि मुझे जब मेरी एक फैक्ट्री है, उसमें मुझे क्या करना, मैं 10 ब्रेड के पैकेट बनाता हूँ प्रतिदिन, मुझे 11 करना है इनको, तो इसके लिए मुझे कितने पैसे एक्स्ट्रा निवेश करने पड़ेंगे इस फैक्ट्री में। अब वो कैसे पैसे हैं, जो पूंजी है वो किसी प्रकार से हो सकते हैं, जैसे कि मशीनों में, मजदूरों में, लाइट बिल, और कई सारे जो खर्चे होते हैं उनमें, या किराया, तो कई सारी चीज़ होती है उसमें मुझे कितना एक्स्ट्रा, इसमें क्या लिखा है, एक कितनी अतिरिक्त इकाई बढ़ाने के लिए आवश्यक पूंजी निवेश की मात्रा मापी जाती है। यानी कितना हम पैसा खर्च करना, एक यूनिट बढ़ाने के लिए हमको कितना पैसा खर्च करना पड़ रहा है, ये हमारी पूंजी, और ये हमारी क्या, एक यूनिट बढ़ाने के लिए उत्पादन की, उसको क्या बोलते हैं, वृद्धिशील पूंजी उत्पादन अनुपात। इसका सीरियस मतलब होता है कि हम कम इन्वेस्टमेंट में, कम इन्वेस्टमेंट में अधिक क्या कर रहे हैं, आउटपुट निकाल रहे हैं, यानी प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, वृद्धिशील पूंजी उत्पादन अनुपात, सीधा सा। आप सभी ने सुना होगा, 2 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं UPSC PYQ में। जब लॉकडाउन लगा था तब सेव्ड रिकवरी या इकोनॉमी की सेव रिकवरी बहुत ज़्यादा किसमें थी, चर्चाओं में थी। तो ये रिकवरी होती क्या है, के आकार की, भी आकार की, यू आकार की, जेड आकार की, एल आकार की, जो अर्थव्यवस्था की जो क्या दिखाता है, स्थिति को दिखाता है कि स्थिति है क्या, तो उसको इसने क्या किया है, ABCD में बांट दिया है। तो सबसे पहले देखते हैं हम कि के आकार की रिकवरी क्या होती है। देखिए सीधा सा हम एग्जाम्पल को लेकर चलेंगे साथ में। के सेव रिकवरी वह स्थिति होती है जब आर्थिक सुधार असमान रूप से होता है, कुछ सेक्टर वर्ग तेजी से उभरते हैं जबकि अन्य संघर्ष करते हैं। यानी देखिए ये पूरी ओवरऑल क्या है, इकोनॉमी की एक लाइन है कि ये जीरो है, ये वृद्धि है, यहाँ पर 10% की वृद्धि है, 10% का यहाँ पर क्या है, हानि हो रही है। जैसे कि शेयर मार्केट आपका चलता है, आपने कभी भी देखा होगा, और हमने आपको एग्जांपल से कई बार बताया भी है। अब इकोनॉमी कैसे चल रही है, इकोनॉमी चल रही है आपकी कैसे, कि ऐसे चली, तो कई क्षेत्रों में क्या हो रहा है, इसमें वृद्धि हो रही है। जैसे कि मान लीजिए उद्योग वगैरह में, जैसे मान लीजिए कृषि में इसमें क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, कृषि उत्पादों में। वहीं क्या आपका जो उद्योगीकरण है या सेवा क्षेत्र है, उसमें क्या हो रहा है, इसमें हानि देखने को मिल रही है। तो ये पैटर्न क्या बन रहा है, अगर इसको हम यहाँ से मापते हैं तो ये के आकार की रिकवरी बनती है, इसी को बोलने के आकार की रिकवरी। यानी हमको किन्हीं सेक्टरों में फायदा हो रहा है, यानी उनमें हमारी वृद्धि हो रही है, और किन्हीं सेक्टरों में हमारा क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है, यानी हानि हो रही है। तो इसको क्या बोलते हैं, के आकार की रिकवरी। यानी ये इकोनॉमी की एक माप है। इकोनॉमी हमेशा कैसे चलती है, देखिए लाइनिंग में चलती है। जब आप शेयर मार्केट देखते होंगे तो आपको मिलता होगा डाटा, हमेशा ऐसे ऐसे मिलेंगे आपको, या तो बढ़ रहा होगा या घट रहा होगा, या मार्केट डाउन हो रहा होगा, ऐसे। तो इसमें हमने आपको देखा कुछ सेक्टर में ये बढ़ रही है, कुछ सेक्टर में ये घट रही है, तो सीधा सा आकार क्या बन गया आपका, के बन गया। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हमारी क्या, वी आकार की रिकवरी। वी शेप्ड रिकवरी जब होती है, तब होती है जब अर्थव्यवस्था मंदी में जाती है लेकिन फिर तेजी से उभर जाती है। अब देखिए ये हमारी क्या थी, जीरो वाली लाइन थी, इकोनॉमी ऐसे जा रही थी, लेकिन हुआ क्या, एकदम से मंदी आ गई, ये मंदी आ गई। लेकिन सरकारों के प्रयासों से, या खुद जो बाजार का क्या है, मांग और आपूर्ति के कारण क्या हुआ, एकदम से ये मंदी से उबर भी जाती है, कि वापस भी आ गए और चलने लगी ऐसे। तो आप सीधा सीधा देख सकते हैं, देखिए ये क्या बन गया, आपकी वी आकार की रिकवरी बन गई है। तो इसमें आपको ज़्यादा याद करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि आपको अक्षर से ही पता लग जाएगा कि रिकवरी हो कैसे रही है, कब मंदी में जा रही है, कब वो उठ रही है। तो आप सब एक बार समझ लीजिए, फिर आपको याद करने में ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी नहीं। उदाहरण आपके पास लिखे हुए हैं, PPT में से आप उदाहरण अच्छे से देख सकते हैं, और आपको इसमें अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाएगी। इसमें लिखा उदाहरण क्या, 2008 की वैश्विक वित्तीय मंदी। इसके बारे में मैंने आपको कई बार बताया है कि वैश्विक मंदी कब हुई थी, 2008-9 के टाइम पर, सीधा सा।
अब जीडीपी 2020 में गिरने के बाद 21 में तेजी से उछली, यह वी शेप रिकवरी का उदाहरण है। मैंने बताया कि लॉकडाउन में क्या हुआ, एकदम से मंदी में चली गई, क्योंकि क्या हुआ था, मार्केट बंद हो गए थे। जो उत्पादन था उसको बंद करना पड़ा, क्योंकि मांग ही नहीं थी मार्केट में। लेकिन जैसे ही मार्केट खुला 2021 में, एकदम से मार्केट में लोग आए, उन्होंने खरीद, क्रय विक्रय ज्यादा बढ़ा, तो एकदम मांग और आपूर्ति का जो स्ट्रक्चर है वो बढ़ा। इससे क्या हुई, मंदी से सीधा उभार आया और आपकी वी आकार की शेप बन गई, यानी वी शेप्ड रिकवरी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट। अब ये है यू आकार की, वही एग्जांपल हमारा ये 0 पर चल रहा है, ये लाइन है। यू शेप्ड रिकवरी तब होती जब अर्थव्यवस्था मंदी से धीरे धीरे निकलती, यानी मान लीजिए पहले तो वो मंदी में चली गई, अब फिर वो धीरे धीरे कोशिश कर रही है और फिर एकदम से बढ़ी। यानी यहाँ पर जो कोशिश ही कर रही थी, यहाँ पर मान लीजिए इतना और खींच लीजिए इसको, अब ये ऐसे बढ़ रही है। अब ये ऐसे आ रही है, देखिए। तो ये पहले गिरी, मंदी में चली गई अर्थव्यवस्था, फिर उसने कोशिश तो की, लेकिन वह धीरे धीरे कर रही थी, धीरे धीरे, धीमी तरीके से। तो ये क्या बन गई, ये आपको सीधा सा पैटर्न दिख रहा होगा क्या, आपका यू आकार का। ये यू आकार का आपको पैटर्न दिख रहा है। तो सीधा सा मतलब क्या है कि पहले मंदी में गई अर्थव्यवस्था ने, प्रयास किया, लेकिन धीमा धीमा प्रयास हुआ, फिर वह क्या हुआ, मंदी से उभार आया, यानी उभर गई, सीधा सा। आप फोर्थ क्या है, डब्ल्यू आकार की रिकवरी, डब्ल्यू शेप्ड रिकवरी, डबल डिप रिकवरी भी इसको बोलते हैं। इसका दूसरा नाम जरूर याद रखना है, डब्ल्यू तो याद रखना ही है, डबल डिप रिकवरी भी याद रखिए। ये क्या होती है, जब अर्थव्यवस्था पहले सुधार की ओर बढ़ती है, यानी वही एग्जाम्पल क्या हम लेंगे, पहले सुधार की ओर बढ़ी, फिर दोबारा गिर जाती है, फिर उभरती है। तो ये क्या बन गया, हमारा पैटर्न बन गया, ये और ये डब्ल्यू। या हम दोबारा यहाँ से सिर्फ फिक्स यहाँ से भी देखें इसको, एक बार दोबारा देखें इसके पैटर्न को, कि क्या हुआ, पहले अर्थव्यवस्था पहले सुधार की ओर बढ़ती है, यानी सुधार हो रहा है, सुधार हुआ, फिर क्या हुआ, फिर दोबारा गिर जाती है, फिर दोबारा से उभरती है। तो ये सीधा सा पैटर्न क्या बना हमारा, ये अगर आप ऐसे में देखेंगे तो ये क्या बन गया हमारा, ये डब्ल्यू आकार जैसा हमको दिखता है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, डब्ल्यू शेप्ड रिकवरी या डबल डिप रिकवरी भी बोलते हैं। इसका उदाहरण कब है, 1980 के दशक में डब्ल्यू शेप्ड रिकवरी देखी गई थी, कहाँ, अमेरिका में। नेक्स्ट देखते हैं, एल आकार की रिकवरी। एल शेप रिकवरी तब होती है जब मंदी के बाद अर्थव्यवस्था बहुत धीमी गति से उभरती है या कई सालों तक सुधार नहीं होता। यानी मंदी इतनी भयानक हो चुकी है, जैसे कि मान लीजिए ये चल रही थी, अब एकदम मंदी आ गई, ये 0 वाली लाइन है और ये हम माइनस में चल रहे हैं अभी भी, यानी मंदी में। और मंदी में बहुत धीमी गति है, यानी बहुत धीमी, यानी यहाँ से यहाँ तक आने में हमको लगभग 2 से 3 साल लग गए। तो हमको ये पैटर्न कैसे दिखेगा, हो सकता है ये सीधी लाइन ना हो, ऐसे हो, ये बड़ी फिर दाबे थोड़ी घटी, फिर ऐसे चलते रहे। तो ये हमको पैटर्न कौन सा दिख रहा है, ये हमको एल आकार का दिख रहा है, क्योंकि गति बहुत धीमी है और कई सालों तक को हमको देखने को भी नहीं मिला कि सुधार की गुंजाइश है भी या नहीं है। अब आपको ये दिख रहा होगा कि एल आकार की, सीधा सा। अब आप देखेंगे जे आकार की रिकवरी क्या होती है। जे शेप रिकवरी तब होती है जब अर्थव्यवस्था में गिरावट के बाद बहुत तेजी से ऊपर उठती है। देखिए, अब ये हुआ कैसे, अब ये थोड़ी गिरावट हुई और बहुत तेजी से ऊपर उठ गई, यानी ये 0 वाली लाइन थी, इसने इसको भी पार कर दिया, ये उठी, एकदम से उठ गई, पहले गिरी, फिर एकदम से उठ गई। तो इसी को क्या बोलते हैं, जे आकार। जे आकार क्यों बोलते हैं इसको, आपको इजीली सामने दिख रहा होगा कि अगर आप इसको देखें, इस लाइन को हटाते हुए, तो आपको सीधा सीधा क्या दिख रहा है, आपको जे दिख रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा क्या, जेड आकार की रिकवरी, जेड शेप्ड रिकवरी। जेड शेप्ड रिकवरी तब होती है जब अर्थव्यवस्था गिरने के बाद बहुत तेजी से सुधार करती है, यानी कि पहले लाइन गई है, फिर गिरती है, फिर तेजी से सुधार करती है, फिर सामान्य से भी ऊंची स्तर पर पहुंच जाती है। अब ये क्या मिल रही है आपको, ये और ऐसे,
ये ऐसे मिल रही है देखने को, इसलिए आपको अगर इसको ऐसे देखेंगे ऐसे आकार में तो आपको ये क्या मिल रही है, जेड आकार की शेप मिल रही है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, जेड आकार की रिकवरी। अब सिर्फ आपको क्या करना है, आपको अक्षर लिखना है और प्रैक्टिस कैसे करनी है, फिर आपको उसकी परिभाषा लिखकर देखना है आप सही लिख पा रहे हैं या नहीं। इससे आपको क्या होगा, याद करने में समस्या होगी नहीं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट। अब ये क्या है आपका माध्यम आय जाल, ये गलत लिखा है यहाँ पर, ये मध्यम आय जाल लिखा है, मिडिल इनकम ट्रैप, ये थोड़ा गलत लिखा है, माध्यम लिखा है, यहाँ पर मध्यम लिखी है। ये होता क्या है, ये आप सीधा समझेंगे कैसा कि किसी अर्थव्यवस्था में किसी देश में होता क्या है कि उसकी जो आर्थिक वृद्धि तो हो रही है, यानी आर्थिक वृद्धि बहुत अच्छी तरीके से हो रही है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ हो रही है कि वहाँ के जो लोग हैं उनकी इनकम एक स्तर पर ही बनी हुई है, एक स्तर पर बनी हुई है, तो उसको क्या बोलते हैं, मध्यम आय जाल। यानी जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनकी जो आय है वो एक स्तर पर ही बनी हुई है, यानी उनकी ना बढ़ रही है ना घट रही है। ये इसका सीधा सा कारण आपको खुद पता है होता क्या है, या तो असमानता है। हमने असमानता के टॉपिक में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि हमारी जो 77% है वो किन्हीं गिने चुने लोगों के पास ही है इतनी इकोनॉमी। इससे होता क्या, असमानता ज़्यादा है तो क्या होता है, जो लोग हैं उनकी तो आय बिल्कुल स्थिर है लेकिन वृद्धि तो बढ़ रही है देश की। दूसरे कारण क्या है, दूसरे कारण आपके सामने ये पूरे से लिखे हुए हैं, लेकिन आपको क्या देखना था, आपको देखना था सिर्फ क्या, आपको ये शब्दावली या ये कॉन्सेप्ट देखना था कि मध्यम आय जाल होता क्या है। अब कारण भी देख लेते हैं। कारण है औद्योगिक विकास की धीमी गति, यानी कि लोग वहां पर कमाई तो कर रहे हैं लेकिन क्या हो रहा है, औद्योगिकरण कम है। औद्योगिकरण कम है तो क्या होगा, धीरे धीरे विकास दर तो बढ़ रही है, वृद्धि तो बढ़ रही है, लेकिन लोगों की आय वहीं पर स्थिर है। कम उत्पादकता वृद्धि, श्रमों की उत्पादकता में वृद्धि नहीं होती जिससे आर्थिक प्रगति रुक जाती है। यानी सीरियस लगा है, मध्यम आय तक तो पहुंच जाती है। इसमें क्या लगा है, जब कोई देश निम्न आय से मध्यम आय तक पहुंच जाता है लेकिन उच्च आय देश में बनने में असफल रहता है। वही बात कि उसने क्या है, देश ने ग्रोथ तो हो रही है लेकिन एक लेवल तक आकर वो रुक जाती है। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था कि लोगों की जो आय थी वो एक स्तर पर, यानी मिडिल क्लास है उसकी एक स्तर पर आय रुक गई थी, वैसे ही देश पर भी प्रभाव पड़ेगा क्योंकि देश की जो इकोनॉमी बनती है वो लोगों की इकोनॉमी से मिलकर ही तो बनती है। तो देश की जो आय है वो भी क्या होगी, एक स्तर पर आकर वो यहीं रुक जाएगी, ना वो बढ़ेगी ना घटेगी। तो इसी को बोलते हैं क्या आप, मध्यम आय जाल। तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था पहले लोगों का, लेकिन जब ये स्पेसिफिक किसके लिए है, ये है स्पेसिफिक किसी देश की इकोनॉमी के लिए, कि इकोनॉमी की आप अगर आप सीधा समझेंगे तो किसी देश की आय बढ़ रही है लेकिन वो यहाँ पर सिर्फ स्थिर हो गई है, ना वो बढ़ रही है ना घट रही है, तो इसको क्या बोलेंगे आप, मध्यम आय जाल। कारण आपके सामने लिखे हुए हैं। उदाहरण क्या है, थाईलैंड और मलेशिया 1980 से लेकर 90 तक, ब्राजील में 2000, और भारत में संभावना है अभी वर्तमान में 2025 जनवरी फरवरी चल रहा है, लेकिन संभावना आगे कब बनी हुई है, 27 तक क्यों बनी हुई है, क्योंकि भारत एक विकासशील देश है। और जब आप देखते हैं 2014 के बाद इकोनॉमी एकदम से उठी है, नए नए स्टार्टअप स्टैंडअप प्रोग्राम्स आए हैं, नए नए क्या यूनिकॉर्न कंपनीज आई हैं, तो स्थिति कैसी बन रही है, स्थिति इसी की ओर बढ़ रही है, लेकिन संभावना है हो सकता है ऐसा ना भी हो। अब चलते हैं हम नेक्स्ट के लिए। अब नेक्स्ट आपको सिर्फ ये बताने के लिए किया था, इसमें क्या आपको सिर्फ इतना बताना था कि ग्रामीण रोजगार के प्रकार संगठित और असंगठित क्षेत्र होते हैं। देखिए यूपीएससी और प्रीलिम्स में आपसे सीधा पूछा जाता है स्टेटमेंट वाइज कि ग्रामीण रोजगार केवल असंगठित होता है, तो कई सारे स्टूडेंट्स होते तो वो इस स्टेटमेंट को सही मानते, क्योंकि वो सीधा सा बोलते कि गांव में होता क्या है, सिर्फ किसानी, पशुपालन और आदि जो मजदूरी वाले कार्य हैं वो ही होते हैं, ना कि उसमें सर्विस सेक्टर देखने को मिलता है। लेकिन आप यहाँ पर ध्यान ये भूल भूल जाते हैं कि गांव में कई सारे स्कूल्स होते हैं सरकारी, कई सारे प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, कई सारी जो योजनाएं होती हैं उनके माध्यम से कुछ संस्थान या उद्योग खोले गए वो होते हैं, तो उनमें कार्य करने वाले जो लोग होते हैं वो भी संगठित क्षेत्र यानी ऑर्गेनाइज सेक्टर से आते हैं सीधा सा।
तो हमेशा ध्यान रखिए, ग्रामीण रोजगार के भी 2 ही प्रकार होते हैं, संगठित और असंगठित। यहाँ पर शहरों में तो 2 प्रकार होते ही है, गाँव में भी 2 प्रकार होते हैं। अब जैसे मैंने अभी नाम लिया था आपके लिए यूनिकॉर्न क्लब। अब आपने बहुत जगह नाम सुना होगा यूनिकॉर्न कंपनी। यूनिकॉर्न कंपनी का सीधा सा मतलब क्या होता है? ये जब पैसों के आधार पर हम कंपनियों को बाँटते हैं कि किसकी वैल्यूएशन ज़्यादा है, तो $1 बिलियन यानी 10,000 करोड़ रुपए या इससे अधिक की जो कंपनी है, उसको हम क्या बोलेंगे? यूनिकॉर्न क्लब में शामिल माने जाएँगे, यानी उसको हम यूनिकॉर्न कंपनी बोलेंगे। अब इसके कई प्रकार भी होते हैं, जैसे सीधा सा आपको याद क्या रखना है, 10,000 करोड़ के ऊपर हो तो क्या है, वो यूनिकॉर्न कंपनी है। अब सूनिकॉर्न क्या होता है? वे स्टार्टअप्स जो भविष्य में यूनिकॉर्न बनने की कगार पर हैं, यानी इससे वैल्यूएशन उनकी कम है लेकिन ग्रोथ बढ़ रही है उस कंपनी की, तो क्या होने वाला है, वो सूनिकॉर्न कहलाएगी। और वो होने वाला क्या है? यूनिकॉर्न होने की संभावना है। अब थर्ड क्या है? डेकाकॉर्न। वे स्टार्टअप जिनकी वैल्यूएशन $10 बिलियन यानी सीधा सा मतलब है 1,00,000 करोड़ या उससे अधिक हो, तो इसको क्या बोलेंगे? डेकाकॉर्न। आप क्या करेंगे, सीधा सा एक सिंपल सा थोड़ा छोटा सा ब्लैंक पेज या चिट लेंगे, उसके सामने सब वैल्यूएशन लिखते जाएंगे। जैसे कैसे? 10,000 करोड़ लिखेंगे पहले, तो आप 10,000 करोड़ लिखेंगे, उसके सामने क्या लिखेंगे आप? पहले सूनिकॉर्न, यानी इससे कम है तो। अब इससे ज़्यादा है तो क्या होगी? यूनिकॉर्न हो जाएगी। डेकाकॉर्न क्या होगी? 1,00,000 करोड़। अब हेक्टाकॉर्न क्या होगी? 10,00,000 करोड़। ज़ॉम्बीकॉर्न क्या होगी? याद रखने की चीज़ ये है कि ये थोड़ा-सा अलग हो गया है इसमें। क्या? ज़ॉम्बीकॉर्न में क्या है? वे स्टार्टअप जो यूनिकॉर्न बनने के बावजूद मुनाफ़ा नहीं कमा रहे हैं या उनकी ग्रोथ रुक गई है, यानी कंपनी में विशेष ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न नहीं हो गई हैं, जिससे उनका क्या हो नहीं हो रहा है? मुनाफ़ा नहीं हो रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं हम? ज़ॉम्बीकॉर्न बोलते हैं। अब जिला योजना समितियाँ आपको पहले बताई थी, एक बार हम दोबारा से देख लेते हैं, होती क्या है? भारत सरकार द्वारा कब स्टार्ट किए गए थे इनको? 73 और 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट यानी संविधान संशोधन अधिनियम राज्यों को जिला स्तर पर योजनाओं के निर्माण और प्रशासन में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए समितियां गठित की गई थी, जिनको क्या बोला गया? जिले स्तरीय थी, तो इनको क्या बोला गया? जिला योजना समितियां। अब उद्देश्य क्या था? उद्देश्य सिर्फ एक ही होता सरकार का, विकास और कल्याणकारी योजनाएं। और उद्देश्य क्या था? उद्देश्य आपके सिंपल सी एक उद्देश्य थे इसके। संरचना आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है कि संरचना से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसमें फर्स्ट कौन होता है? जिला अधिकारी यानी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर समिति के अध्यक्ष होते हैं, ये याद रखने की चीज है। अब इसमें प्रमुख जनप्रतिनिधि भी होते हैं, जैसे उस क्षेत्र के सांसद और विधायक समिति के सदस्य होते हैं। पंचायतों और नगर निकायों के प्रतिनिधि इसके सदस्य होते हैं। और संबंधित सरकारी विभाग, यानी उससे संबंधित कोई सरकारी विभाग है तो उसके अधिकारी और कुछ विशेषज्ञ भी इसमें शामिल होते हैं। तो इसकी संरचना याद रखने की चीज है। कार्य आपके सामने लिखे हुए हैं कि जिला स्तर पर विकास योजनाएं, विभागों द्वारा किए गए कार्यों का समन्वय करना, योजनाओं की प्रगति निगरानी करना, राज्यों और केंद्र से मिलने वाली वित्तीय सहायता का सही उपयोग सुनिश्चित करना, यानी अच्छे अच्छे कार्य इसके होते हैं। उदाहरण क्या है? मध्य प्रदेश में जिला योजना समितियां जिले को विकास सुनिश्चित करने के लिए अलग अलग योजनाओं को लागू करती है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। अब एक कॉन्सेप्ट है आपका क्या? चक्रीय अर्थव्यवस्था या सर्कुलर इकोनॉमी। नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि सर्कुलर जब भी नाम आता है तो आपके मन में एक ही चीज आती है कि सर्कुलर पाथ क्या होता है? सर्कुलर पाथ ये होता है हमेशा। अब सीधा सा मतलब क्या है? ऐसी आर्थिक प्रणाली हम अपनाते हैं, उसमें हम क्या करते हैं कि हम यूटिलाइजेशन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, कि हम एक ही चीज़ का प्रयोग ज़्यादा बार करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैंने आपको उस वक्त जब आपको क्लास पढ़ा रहा था, स्टैटिक पोर्शन में आपको बताया भी था इंदौर का उदाहरण देकर कि कचरे से किस प्रकार हम ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं। अब इसमें क्या लिखा है? ऐसी आर्थिक प्रणाली जो जिसका पुनः उपयोग, पुनर्नवीनीकरण, पुनर्निर्माण किया जाता है ताकि कचरे को कम किया जा सके। यानी हम किसी भी चीज़ का प्रयोग कैसे करेंगे? पहले हम उसको यूज़ कम करेंगे, कि हम सोचेंगे कि हम पॉलीथीन का यूज़ कर रहे हैं तो कम से कम यूज़ करें। हम कागज़ का प्रयोग कर रहे हैं तो हम सोचेंगे कि हम जितना कम कर सकते हैं उतना कम कागज़ों का प्रयोग करें। इससे हुआ क्या? लकड़ी की जो क्या है डिमांड में कमी आएगी, डिमांड में कम आएगी तो क्या हमारा फॉरेस्ट जो कट रहा है, जिसको हम फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं, उसमें भी कमी आएगी, जिससे क्या बढ़ेगा? हमारा पर्यावरण संरक्षण होगा। तो रिड्यूस करेंगे। सेकंड, रीयूज करेंगे। हम ऐसी तकनीकों
का प्रयोग करेंगे, जिससे क्या होगा, जो चीज खराब हो चुकी है, जिसका प्रयोग हो चुका है, हम उसको दोबारा रीयूज में या पुनः उपयोग में ले सकें। तीसरा है रिसाइकल, कि मान लीजिए कोई चीज खराब हो चुकी है तो उससे एक अन्य उत्पाद या उसको दोबारा उसी तरह बनाने में ऐसी तकनीक का प्रयोग करेंगे उसको उसी तरह दोबारा बनाया जा सके। रिन्यू यानी नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग बढ़ाया जाए ताकि गैर नवीकरणीय संसाधनों की खपत को कम किया जा सके। आपको सिर्फ ये 4 याद रखना है। और ये क्या है, पर्यावरण संबंधी एक अनुकूलन क्या है, अर्थव्यवस्था होती है। तो ये क्या है, चक्रीय अर्थव्यवस्था यानी सर्कुलर इकोनॉमी। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपके लिए आपका एक कॉन्सेप्ट है, ये क्या है, रुग्ण उद्योग। आपको याद रखने की क्या दीजिए, आप इसको सिर्फ इंग्लिश में याद रखिएगा, सिक इंडस्ट्री। इसमें सिर्फ कुछ नहीं है, ऐसी इंडस्ट्री जो घाटे में चल रही है, घाटे में चल रही हैं, और क्या है, जो आर्थिक प्रबंधकीय या तकनीकी कारणों से अपनी उत्पादन क्षमता का ठीक से उपयोग नहीं कर पा रही होती हैं, लगातार घाटे में चल रही होती हैं। वही मैंने बोला, जो लगातार घाटे में चल रही हैं तो उनको क्या बोलेंगे हम, सिक इंडस्ट्रीज यानी रुग्ण उद्योग। अब जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास या उससे एक क्लास पहले क्या पढ़ाया था, आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, बौद्धिक संपत्ति अधिकार। अब ये होते ज्ञान, सीधा सा परिभाषा आपके सामने लिखी हुई है, जो किसी व्यक्ति या संस्था को उनके द्वारा निर्मित विचारों, आविष्कारों, रचनाओं और अन्य बौद्धिक संपत्ति पर अधिकार प्रदान करते हैं। यानी कोई चीज अगर मैंने अपने इनोवेटिव आइडिया से बनाई है तो मेरा उस पर अधिकार होगा कि कोई भी मेरे आइडिया का उपयोग ना कर सके। मैंने जिस तकनीक का यूज किया है उस तकनीक का यूज कोई नहीं कर सके। अगर मैंने क्या करा लिया है, इस पर मैंने आईपीआर का अधिकार ले लिया है, यानी उस पर मैंने पेटेंट करा लिया है या कॉपीराइट करा लिया है। अब इसके कुछ टाइप्स होते हैं। आईपीआर को तो हमने उस समय देख लिया था, लेकिन इसके प्रकार को नहीं देखा था। सबसे पहले हम देखेंगे एग्जाम में आने की, सबसे पहले हम देखेंगे कि एग्जाम में आने की संभावना है, तो बिल्कुल संभावना है। क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है इससे संबंधित। अब स्पेसिफिक पूछ सकते हैं कि उनकी जो अवधि है उसको लेकर के 20 साल 60 साल इससे संबंधित तो पूछ सकते हैं। जबकि जीआई टैग है वो तो ज्यादा महत्वपूर्ण है ही, क्योंकि आपको बार बार ये आपको करंट अफेयर्स में देखने को मिलेगा। अब पहला क्या है, पेटेंट। पेटेंट क्या होता है, आविष्कार को निर्धारित समय पर विशेष अधिकार प्रदान करता है। यानी पेटेंटधारी होता है वो क्या, खोज या उत्पादन का उत्पादन, बिक्री या उपयोग करने का एकाधिकार मिलता है। यानी उसके अलावा ये कार्य कोई नहीं कर पाएगा, उसको एक अधिकार मिलता है। अब इसकी अवधि क्या है, इसकी अवधि है आमतौर पर 20 साल। अब यहाँ पर याद रखने की चीज आप क्या है, अगर क्वेश्चन या स्टेटमेंट ऐसे आए कि सभी प्रकार के पेटेंट 20 साल की अवधि के लिए ही होते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे। इसमें क्या लिखा है, पेटेंट आमतौर पर, यानी कुछ पेटेंट की अवधि अलग अलग भी हो सकती है, लेकिन आमतौर पर 20 साल होती है। अगर इसमें ये लग जाता है कि सभी, तो ये क्या बन जाता है, स्टेटमेंट हमेशा एक्सट्रीम स्टेटमेंट बन जाता है, तो उसकी गलत होने की संभावना बढ़ जाती है। सेकंड क्या है, कॉपीराइट। कॉपीराइट किस में मिलता है, कॉपीराइट मिलेगा आपको रचनात्मक काम जैसे साहित्य, संगीत, कला और फिल्म पर बौद्धिक संपत्ति अधिकार प्रदान करता है। अब जो रचनाकार है, जिसने निर्माण किया है इन रचनाओं का, उसको भी अधिकार रहता है। जैसे कि हिंदी साहित्य के आप विद्यार्थी होंगे तो आपको पता होगा कि जैसे मुंशी प्रेमचंद लिख कर गए तो उनको भी तो कुछ अधिकार मिला होगा। कई सारे कवि, रामधारी से दिनकर, मुंशी प्रेमचंद, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, तो उनको भी क्या मिला था, ये कॉपीराइट्स मिलते हैं। और आगे आने वाले जो उनकी पीढ़ी के लोग होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, और आगे आने वाली पीढ़ी होती है, उनके पास भी ये अधिकार क्या होते हैं, ट्रांसफर होते रहते हैं। तो आमतौर पर कितना होता है, 60 साल के लिए। अब ट्रेडमार्क क्या है, तीनों में अंतर क्या है, ये एक प्रक्रिया है, कि हम किसी प्रक्रिया का क्या कर देंगे, पेटेंट। पेटेंट कैसे, कि आपने एग्जाम्पल सुना होगा हल्दी का पेटेंट, कि अमेरिका ने करवाने की, और नीम का करवाने की कोशिश किसने की थी, अमेरिका ने कोशिश की थी। अब ट्रेडमार्क क्या है, ट्रेडमार्क कोई स्टिकर या लोगो बोल सकते हैं आप, प्रतीक, शब्द, नाम या डिजाइन होता है। आपने देखा होगा कि ह्यूंडई का कभी डिजाइन ऐसे होता है, होंडा सिटी का ऐसा होता है, आप देखेंगे तो टाटा का कंपनी का है वो ऐसे लोगो होता है। तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रेडमार्क। यानी इस
लोगो या डिजाइन या नाम का प्रयोग और कोई नहीं कर सकता। अब इसका उदाहरण क्या देखेंगे, मैकडोनाल्ड्स का क्या, एम चिन्ह। अब इनका प्रयोग और कोई नहीं कर सकता। जैसे आप देखेंगे कि वीवो के फोन के पीछे भी स्टिकर लगा रहता है, मोटरेला के पीछे भी एक विशेष प्रकार का एम बना रहता है, तो उसका प्रयोग और कोई नहीं कर सकता। अब भौगोलिक संकेत क्या होता है? अब तीन चीजों को हम समझ चुके हैं, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। फोर्थ क्या है? भौगोलिक संकेत, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, जीआई टैग्स। जीआई टैग्स क्या होता है? सीधा समझिए, अगर किसी विशेष क्षेत्र में किसी विशेष वस्तुओं का क्या हो रहा है, उत्पादन हो रहा है, तो उनको क्या दे दिया जाता है? जीआई टैग। जीआई टैग का सीरियस मतलब क्या है? भौगोलिक संकेत। नाम से ही स्पष्ट है कि ये क्या है? भौगोलिक विशेषता से जुड़ा हुआ है। इसमें सीधा सा क्या लिखा हुआ है? यह उन उत्पादों के लिए होता है जो किसी विशेष स्थान या क्षेत्र से संबंधित होते हैं। उसकी विशेषता या गुणवत्ता उस स्थान से जुड़ी होती है। जैसे उदाहरण के रूप में कांचीपुरम की साड़ी, तमिलनाडु का कच्ची नींबू। ये क्या आपका भौगोलिक संकेत। अब पांचवा क्या है? डिजिटल हस्ताक्षर। ये क्या है? एक क्रिप्टोग्राफिक तकनीक है जो इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों की प्रामाणिकता और अखंडता की गारंटी देती है। अब क्या होता है, कई सारी जो कंपनीज होती हैं उनके क्या होते हैं, एक जैसे आपने देखा होगा छोटे स्तर पर एक स्टाम्प होता है कि आप जब स्कूल जाते थे तब आपको एक स्टाम्प मिलता था कि हाँ, तो ये इसी स्कूल का क्या है, एक हस्ताक्षर है। तो हस्ताक्षर ये हम क्या बोलते थे, इसको सील बोलते थे कि हमने क्या लगवा ली, अपने जो कागज हैं उन पर सील लगवा ली। तो आजकल की जो कंपनियां वो क्या करती हैं, डिजिटल हस्ताक्षर करती हैं डिजिटल रूप से, तो उसको क्या बोलते हैं, डिजिटल सिग्नेचर। प्लांट प्रोटेक्शन, नई पौधों की किस्मों के अधिकार। यानी अगर मैं किसी ऐसी कंपनी में काम कर रहा हूं जिसमें एग्रीकल्चर रिलेटेड जो प्लांट्स हैं उसमें नई किस्मों का क्या दिया जाता है, उत्पादन किया जाता है या बनाया जाता है, तो उसका जो क्या बोलेंगे अधिकार होगा वो किसके पास होगा, मेरे पास होगा जिसने उसको बनाया है। तो इसको क्या बोलते हैं, प्लांट प्रोटेक्शन। जैसे उदाहरण के रूप में नई किस्म के धान और गेहूं या फल। अब ट्रेड सीक्रेट्स। ट्रेड सीक्रेट्स का सीरियस मतलब आप एग्जांपल समझिए, सीधा एग्जांपल देखिए, कोका कोला की विशेष सॉस रेसिपी। यानी कोई चीज या कोई खान पान की चीज कैसे बनाई जाती है, उसकी कौन सी रेसिपी है बनाने की, तो वो क्या कहलाती है, ट्रेड सीक्रेट्स। तो आप सभी को समझ चुके हैं, सिंपल लैंग्वेज में हमने इसमें परिभाषा भी लिखी हुई है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, पेटेंट की सदाबहारता क्या होती है। सीधा सा मतलब है, पेटेंट अगर किसी चीज को लेकर थोड़ा सा मूल सूत्र है, किसी भी चीज को बनाने का सूत्र है या कोई आइडिया है, उसका थोड़ा सा संशोधित करके यानी थोड़ा सा अपडेट करके या थोड़ा सा चेंज करके उसमें क्या करते हैं, हम उसी चीज को हम बनाते हैं। यानी सीधा सा अगर चाय बनाने की हमने पेटेंट कराया है, यानी चाय को हटाइए, हल्दी से कीजिए, कि हल्दी से हम क्या करते हैं, इसमें एंटीबायोटिक गुण होते हैं, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इनको हम चोट पर या अन्य बीमारियों के लिए यूज कर सकते हैं। अब कैसे यूज करना, डायरेक्ट हल्दी को नहीं करना, इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा प्रोसेसिंग इसकी करेंगे। तो किसी कंपनी के पास इसका क्या है, पेटेंट है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम कर सकते हैं क्या, थोड़ा सा इस प्रक्रिया जो प्रोसेसिंग वाली प्रक्रिया है इसमें थोड़ा सा चेंज करके या अपडेट करके इसी प्रक्रिया द्वारा क्या बना सकते हैं, वही दवाई बना सकते हैं जो कि ये कंपनी बना रही है, अलग नाम से बना सकते हैं। तो ये क्या कहलाता है, पेटेंट की सदाबहारता। यानी सभी को ये प्राप्त होती है, लेकिन ध्यान रखने की चीज क्या है, भारतीय पेटेंट अधिनियम सदाबहारता को प्रतिबंधित करता है, लेकिन भारत में ये अलाउ नहीं है। अब सेकंड कॉन्सेप्ट या शब्दावली है वो क्या है, छोटा किसान और बड़ा खेत। ये आपका 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है इकोनॉमी में। इसमें एक बड़ा क्वेश्चन था, उसमें लिखा हुआ था ये क्या, मैंने आपको भूमि सुधार में सहकारी कृषि पढ़ाया था, मैंने आपको चकबंदी भी पढ़ाया था। उसमें था क्या सहकारी कृषि में, कि छोटे छोटे चकबंदी में छोटे छोटे जो किसान होते हैं वो क्या करते हैं कि जो जिनके पास कम भूमि है, तो वो सभी किसान अपनी भूमि को एकजुट कर लेते हैं और सभी मिलकर कार्य करते हैं, जिससे क्या होता है, उत्पादन में वृद्धि होती है और जो हमारा इनपुट होता है वो भी कम होता है। तो इसी को बोलते हैं छोटा किसान और बड़ा खेत।
आया हुआ क्वेश्चन 2 या 3 बार पूछ लिया जा चुका है। कृषि ऋण समितियों से संबंधित ये क्या है? ऐसी समितियां जो क्या करती हैं, कृषि संबंधित लोन देती हैं, ऋण देती हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? कृषि ऋण समितियां। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य भाई कि किसानों को लाभ पहुंचाना, किसानों के लिए उत्पादन को बढ़ावा देना, किसानों को कल्याणकारी योजनाएं पहुंचाना भाई। अब आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है? आपके लिए महत्वपूर्ण है इसके प्रकार। अब ये प्रधान लिखा हुआ, इसकी जगह आप लिखेंगे प्राथमिक, क्योंकि इसमें क्या लिखा? प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज, यानी PSCS। इसको मैं आपको पहले भी पढ़ा दिया है। आपको ध्यान होगा कब पढ़ाया था? जब हम क्या पढ़ रहे थे? बैंकिंग का टॉपिक पढ़ रहे थे तब। RBI की जस्ट बात। अब ये क्या है? वे समितियां स्थानीय स्तर पर कार्य करती हैं, किसानों को छोटे छोटे ऋण प्रदान करती हैं, PSCS। अब इसमें कुछ ज्यादा देखने की चीज नहीं है, सिर्फ आप क्या करेंगे, इसको एक बार खुद से PPT में इसको खुद से पढ़िएगा और इससे आपको नोट्स बनाना है। इसमें ज्यादा याद रखने की कुछ चीज है नहीं। नाबार्ड मैंने आपको बता दिया था। अब समझने की चीज क्या है? सामाजिक पूंजी। जैसे मैंने आपको क्या बताया था? मानव पूंजी। जब हम मानव पूंजी का निर्माण करता है, जब कोई भी शिशु पैदा होता है, तब वो सिर्फ एक नॉर्मल व्यक्ति होता है। अगर हमको उसमें क्या मानव पूंजी बनाना है, तो हमको क्या जोड़ना पड़ेगा? उसकी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी करनी पड़ेंगी। मूलभूत आवश्यकताएं यानी बेसिक नीड्स। बेसिक नीड्स में क्या आता है? हमारा रोटी, कपड़ा और मकान, यानी खाद्य पदार्थ, वस्त्र और आपका आवास। और इसी के साथ हम क्या जोड़ते हैं? शिक्षा, स्वास्थ्य और क्या? कौशल विकास। तो हमारा क्या बनता है? मानव पूंजी बनती है। मानव पूंजी बनती है तो ये कहलाती है मानव पूंजी। अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? सामाजिक पूंजी के बारे में। सामाजिक पूंजी कुछ नहीं होती, क्या होती है? सहयोग, विश्वास और सामाजिक नेटवर्क के माध्यम से अपने सदस्यों के बीच संसाधनों और सहायता का आदान प्रदान करने की सुविधा देती है। यानी हमने पूंजी का निर्माण कैसे किया है कि हम किस पर? सहयोग, विश्वास पर। जैसे कि आपने एग्जाम्पल, अगर आप किसी जगह रह रहे होंगे तो आसपास के लोगों से क्या होगा? एक सह संबंध होगा। किसका? सहयोग का, विश्वास का और पहचान का। तो आप क्या करते हैं? उनसे लेन देन भी करते रहते हैं और एक दूसरे पर विश्वास भी बना रहता है। यानी कुछ चीज़ें वो हमारी ले जाते हैं, कई दिनों के बाद वापस कर दें तो हमको विश्वास रहता है कि ये चीज़ें हमारी वापस हो जाएंगी। तो ये क्या है? ये होती है हमारी सामाजिक पूंजी, कि जो पूंजी हमको दिखती नहीं है लेकिन वो होती है। अब ये है क्या? ये इंटेंजिबल है। इंटेंजिबल यानी अमूर्त है। अमूर्त यानी ये दिखती नहीं है। आपकी दो प्रकार की रहती है, टेंजिबल और इंटेंजिबल। आप जो पूंजी, जैसे पूंजी कहाँ दिखेगी आपकी? पूंजी निर्माण आपने कैसे किया? कि आप फैक्ट्री में अगर आप किसी चीज का उत्पादन कर रहे हैं तो वो पूंजी होगी। तो वो पूंजी क्या कहलाएगी? मूर्त यानी टेंजिबल कहलाएगी। और जो सामाजिक पूंजी, क्योंकि समाज का जो व्यवहार है उसको तो हम देख नहीं सकते, वो क्या कहलाएगी? इंटेंजिबल, यानी दिखती तो है लेकिन उसको हम माप नहीं सकते। तो इसी को क्या बोलेंगे हम? सामाजिक पूंजी। अब आपका कॉन्सेप्ट क्या है? किसान क्रेडिट कार्ड। इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये PYQ का थीम है। अब ये है क्या? भारतीय किसानों को उनकी कृषि कार्यों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से RBI द्वारा और भारत सरकार द्वारा 1998 में शुरू की गई। अब किसानों को ऋण प्रदान करना था। अब UPSC में PYQ पूछा गया था कि KCC का प्रयोग या KCC का ऋण किस किस चीज के लिए दिया जा सकता है। तो उद्देश्य हम देखेंगे और इसका देखेंगे हम क्या उद्देश्य क्या क्या है। उद्देश्य था कृषि कार्यों के लिए सस्ता ऋण, कि कृषि के लिए कोई कार्य करना है। समान अवसर प्रदान करना सीमांत किसानों को, ऋण के लिए सरल प्रक्रिया और सभी मौसमों के लिए ऋण। अब कार्ड योजना के लाभ किसको मिलते हैं या इसके लाभ क्या है? सस्ता और आसानी से उपलब्ध ऋण है, 4% पर मिलता है। यदि ऋण को समय पर चुकता किया जाता है तो 3% का अतिरिक्त ब्याज छूट ही प्रदान करती है। यानी सिर्फ आपको 1% पर ही क्या देना है? ब्याज देना है। लंबी अवधि के लिए मिल जाता है, यानी आमतौर पर 3 साल होती है। आसानी से मिल जाता है। सभी प्रकार की कृषि आवश्यकताओं के लिए ऋण मिलता है, यानी बीज, उर्वरक, सिंचाई उपकरण, ट्रैक्टर, कीटनाशक, कृषि यंत्र और अन्य आवश्यकताओं के लिए ऋण उपलब्ध होता है। यही PYQ में पूछा गया था कि किन किन चीजों का यूज या KCC के द्वारा हमको प्रदान किया जाता है।
अब ये भी लिखा है आपके सामने, ऋण सीमा में वृद्धि, यानी किसानों को आवश्यकता के अनुसार बढ़ाया भी जा सकता है यदि उनको ज्यादा पैसे की आवश्यकता है। अब हो सकता है थीम और कोर एरिया को मिलाकर वो इसी क्वेश्चन में क्या पूछ ले कि पात्र व्यक्ति कौन होते हैं। जैसे कि पूछा भी जा चुका है 2021 में, उसने किससे संबंध पूछा था। आपका सेट ए का लगभग दूसरा या तीसरा ही क्वेश्चन है, वो किससे संबंधित है, वो क्वेश्चन है आपका किससे संबंधित, इकोनॉमी या पॉलिटी से ही संबंधित है। अब पात्र व्यक्ति कौन है, कृषि क्षेत्र में कार्यरत किसान, किसान परिवार, मकान मालिक किसान जिनके पास कृषि भूमि के अधिकार होते हैं। ऋण सीमा क्या है, 2 लाख रुपए तक खरीफ फसल के लिए। ये याद रखने की चीज है, हो सकता है स्टेटमेंट में डायरेक्ट इसी को वो दे दे। खरीफ फसल के लिए 2 लाख रुपए तक, रबी फसल के लिए 2 लाख रुपए तक, सभी कार्यों के लिए यानी जैसे कि ट्रैक्टर, यंत्र वगैरह, इनके लिए क्या आपको 3 लाख रुपए तक लोन मिल सकता है। अब आपके सामने क्या है कॉन्सेप्ट, कार्यशील पूंजी, पूंजी या वर्किंग कैपिटल होता क्या है। सीधा सा लिखा क्या हुआ है परिभाषा में, किसी व्यवसाय या संगठन के दैनिक संचालन के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधनों को कहा जाता है। यानी अगर मैं कोई फैक्ट्री या कोई उद्योग चला रहा हूं तो मुझे जो डेली संसाधन की आवश्यकता होती है, वित्तीय संसाधन, पैसे संबंधित, तो उसको क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं कार्यशील पूंजी यानी वर्किंग कैपिटल। क्या है ये, महत्वपूर्ण वित्तीय मीट्रिक है जो व्यवसाय की तरलता, संचालन की दक्षता और वित्तीय स्वास्थ्य को मापने में मदद करता है। कार्यशील पूंजी का उपयोग संगठन के दैनिक खर्चों को कवर करने जैसे वेतन, सामग्री उत्पादन आदि के लिए किया जाता है। सिर्फ इतना याद रखना है, जो वित्तीय संसाधन हम डेली यूज में कहाँ कर रहे हैं, अपने उद्योग में कर रहे हैं, उसी को क्या बोलते हैं, कार्यशील पूंजी। यानी कार्यशील पूंजी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये दैनिक कार्यों में लगी हुई है। अब इसकी परिभाषा क्या है, इसकी सीधी सी परिभाषा है, कुल वर्तमान संपत्ति में से कुल वर्तमान ऋण घटा देंगे तो ये क्या हमारी कार्यशील पूंजी निकल आती है। अब ये आपको पढ़ने की चीज़ें, आप इसको खुद से पढ़िएगा और समझिएगा। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, अब इसके भी प्रकार होते हैं। इसके 2 टाइप्स क्या है आपके, सकारात्मक कार्यशील पूंजी और नकारात्मक कार्यशील पूंजी। अब इसको डायरेक्ट एग्जाम्पल समझिए, एग्जाम्पल समझेंगे तो अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। यानी किसी कंपनी के पास 1 लाख रुपए की वर्तमान संपत्तियां हैं, कि यानी मेरी कंपनी है, वो उसमें जो संपत्ति है वो कितनी है, 1 लाख। 60,000 रुपए का वर्तमान ऋण है, तो कार्यशील पूंजी कितनी होगी, 40,000 रुपए। तो ये क्या हमारी सकारात्मक। अब नकारात्मक क्या है, किसी कंपनी के पास 50,000 रुपए की वर्तमान संपत्तियां हैं और 80,000 रुपए का वर्तमान ऋण है, यानी लोन ज्यादा है, तो कार्यशील पूंजी कितनी है, माइनस की 30,000 रुपए। यानी हम 30,000 माइनस में चल रहे हैं। तो याद रखिएगा कि सकारात्मक कार्यशील पूंजी और नकारात्मक कार्यशील पूंजी से संबंधित स्टेटमेंट यूपीएससी 2025 में पूछा जा सकता है। अब सीसीई इसमें इन्होंने डाल दिया है, पीपीटी बनाई इन्होंने डाल दिया। ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, संरचना भी मैंने आपको बता दिया था। अब ये क्या है, ये कुछ नहीं है, सीधा सा मतलब है, एआईबीपी योजना क्या थी, एक्सीलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम था क्या, 1996 और 97 में शुरू की गई थी, किसके लिए, सिंचाई परियोजनाओं के लिए, एआईबीपी योजना। तो इसको सिर्फ याद क्या रखना है, सिंचाई योजना से संबंधित है। ये क्या है, सीएडीपी, कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। नाम से बिल्कुल स्पष्ट नहीं हो रहा है ये संबंधित किससे है, लेकिन संबंध किससे है, सिंचाई परियोजनाओं से। कब शुरू किया गया, 1974 में। मुख्य उद्देश्य क्या है, सिंचाई के तहत आने वाली भूमि की उत्पादकता में सुधार करना, जल संसाधनों का उचित उपयोग सुनिश्चित करना। तो ये हो सकता है इससे संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया जाए। अब आपके सामने लिखा है पूंजी संवर्धन तकनीकी प्रगति। ये क्या है, ये थोड़ा इसको सही कीजिए शब्द को, पूंजी। हाँ, यानी मैं एक कंपनी का मालिक हूँ या एक उद्योग का मालिक हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, इसमें इन्वेस्टमेंट करता हूँ। इन्वेस्टमेंट में क्या करूँगा, पूंजी। तो इससे क्या होता है, उत्पादन होता है। अब होता क्या है, मैं सिंपल कुछ लोगों की मदद से काम कर रहा हूँ। अब मुझे क्या करना है, मुझे उत्पादन में वृद्धि भी करनी है, यानी मुझको प्रभावी उपयोग चाहिए, किसका, पूंजी का।
यानी अगर मैं 100 रुपये लगा रहा हूँ तो ऐसा नहीं है कि 100 रुपये का मुझे आउटपुट है वो कम मिले। यानी 100 रुपये में अगर मैं अभी काम कर रहा हूँ तो मुझे कितनी चॉकलेट्स मिल रही हैं या ब्रेड के पैकेट, 10 ब्रेड के पैकेट बना पा रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा, किसी अपने दोस्त से बात करूँगा तो वो बोलेगा कि नहीं, मैं तो अपनी फैक्ट्री में 100 रुपये में 15 ब्रेड के पैकेट बना लेता हूँ। तो मैंने उससे कारण पूछा तो कारण उसने बताया कि मैं कुछ तकनीकों का प्रयोग करता हूँ। तो मैंने उससे पूछा किन तकनीकों का, और उन तकनीकों का प्रयोग मैंने कहाँ करना शुरू किया, अपने ही उद्योग में। तो जब हम अपनी जो पूंजी है, पूंजी कितनी थी मेरी, 100 रुपये थी, तो उसको उसकी प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए कि वो क्या करे, कम इनपुट में भी ज़्यादा आउटपुट दे, उसको बढ़ाने के लिए जब तकनीकों का उपयोग करते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं, पूंजी संवर्धन, तकनीकी प्रगति। और जिसके माध्यम से जो हमको वृद्धि दिखती है, वृद्धि हमको कितनी दिखी, 5 ब्रेड के पैकेट दिखी, तो इसी को क्या बोलेंगे हम, पूंजी संवर्धन, तकनीकी प्रगति। अब सीधा सा आप इसको समझ रहे होंगे कि है क्या ये। अब ये क्या है, बीज ग्राम अवधारणा। इसमें क्या करती है, जो सहकारी कंपनियां, समितियां हैं, तो सरकार क्या करती है, किसी विशेष गांव को चुन लेती है और क्या करती है कि अगर वहां पर कुछ बीज है वो उच्च गुणवत्ता वाले हैं तो कोशिश करे कि वहां की जो खेती हो वह विशिष्ट गुणवत्ता वाले बीजों से ही हो। इसका सीधा उद्देश्य ये नहीं कि वहां की खेती या उत्पादन को बढ़ाया जाए। उत्पादन को बढ़ाना तो सेकेंडरी कार्य है, प्राइमरी कार्य क्या है, उन बीजों को बचाए रखना जिनकी गुणवत्ता बहुत अच्छी है। यानी वो बीज समाप्त ना हो जाएं तो किसी विशेष स्थान या विशेष गांव में उन बीजों का उत्पादन को बढ़ाते रहना। तो इन बीजों को किसानों द्वारा उपयोग में लाया जाता है जिससे उनकी कृषि उपज में सुधार होता है और वे महंगी व्यावसायिक बीजों पर निर्भर नहीं रहते। इससे होता क्या है कि अगर हम 1 किलो बीज डाल रहे हैं तो हो सकता है 5 किलो या 6 किलो आ रहा है हमारे पास क्या, बीज, यानी उत्पादन। अब इसी बीज को वो क्या करेंगे, अगले साल उपयोग करेंगे। इससे होता क्या है, बीज में भी वृद्धि होती है, जो गुणवत्तापूर्ण बीज है उसमें भी वृद्धि होती है। और जो गुणवत्तापूर्ण बीज है, ये गुणवत्तापूर्ण है क्यों, क्योंकि इसकी उत्पादकता अधिक है। तो इसका सेकेंडरी कार्य क्या है, उत्पादकता बढ़ाना। और प्राइमरी जो कार्य है या हमारा जो उद्देश्य है, प्राथमिक उद्देश्य है, वो क्या है, इन बीजों को बचाए रखना। तो बीज ग्राम अवधारणा क्या है, हम किसी गांव को चुनते हैं, यानी सरकार एक किसी विशेष गांव को चुन लेती है। अब आपके सामने लिखा हुआ उत्पादक संगठन यानी प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। उत्पादकता का सीधा सा मतलब है जो भी लोग उत्पादन करते हैं। उत्पादन कौन करता है, किसान करते हैं, पशुपालक करते हैं। किसान का तो आपको समझ में आएगा कि वो खेती करते हैं तो उत्पादन हो रहा है। लेकिन पशुपालक कैसे कर रहे हैं, उत्पादन वो किसका कर रहे हैं, दूध का कर रहे हैं। अगर वो बायोगैस बना रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, वो मीथेन का, आपके लिए क्या, नेट गैस का उत्पादन कर रहे हैं। मछुआरे आपके लिए खाद्य पदार्थ, या कई सारी फैक्ट्रियों में, दवाई में मछलियों का उपयोग किया जाता है तो वो भी क्या, एक उत्पादन ही है। या अन्य उत्पादों का एक समूह जिसका उद्देश्य अपने सदस्यों को आर्थिक, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करना है। तो जो संगठन है तो वो क्या करता है, यह संगठन किसानों को बाजार से जोड़ने, उत्पादन लागत कम करने, उनकी आय को बढ़ाने में मदद करता है। यानी एक संगठन बनता है, वो क्या करता है, इसमें सभी प्रकार के जो किसान होंगे, मछुआरे होंगे, जो सभी प्रकार के जो उत्पादक होंगे, उनकी मदद करता है। अब इस संगठन के प्रकार क्या है, किसान संबंधित। यह छोटे सीमांत किसानों का समूह होता है जो कृषि उत्पादों का उत्पादन, प्रोसेसिंग और विपणन करता है। अब संगठन क्या होते हैं, संगठन खोले जाते हैं बैंक्स के द्वारा, और बैंकों को कौन बोलता है, सरकार। यानी सरकारी कार्य होता है, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, सहकारी कार्य भी बोल सकते हैं इसको। तो इसके लिए क्या कितने प्रकार है इसके, 1 2 3 4 5 प्रकार आपके सामने लिखे हुए हैं। तो इसमें कौन करता है, नाबार्ड के माध्यम से कौन करती है, एफपीओस को, यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को क्या करता है, वो प्रोत्साहित करता है, किसके माध्यम से, वो लोन प्रदान करता है, यानी वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है। सेकंड क्या है, कृषि उत्पादक कंपनियां। यह एक कानूनी रूप से पंजीकृत कंपनी होती है। याद रखने की चीज ये है, अब इसमें इसको पॉइंट को याद रखना है कि कानूनी रूप से पंजीकृत कंपनी कौन है, कृषि उत्पादक कंपनियां।
जो किसानों के लिए व्यावसायिक दृष्टि से कार्य करती हैं। इसमें किसान शेयर होल्डर होते हैं। इनका संचालन प्रोफेशनल तरीके से होता है। और इन तीन चीज़ों में भी वही किस जो बैंक्स हैं वो क्या करेंगी, इसकी मदद करती हैं, या जो पीओ हैं वो क्या करते हैं, इनकी मदद करते हैं। किसके लिए? वितरण के लिए, या उत्पादन के लिए, या लोन से संबंधित योजनाओं के लिए। अब सरकार क्या कर रही है? सरकार योजनाएं ला रही है। तो सरकार की योजना क्या है? 10,000 एफपीओज की योजना है, यानी 10,000 का क्या करना है, उनको गठन करना है। तो वो क्या करेंगे? एक समिति की तरह या संगठन की तरह कार्य करेंगे। उस संगठन क्या होंगे? उस संगठन में किसान भी शामिल होंगे। वो क्या करेंगे? आसपास के किसान हैं उनकी मदद करेंगे। यानी जैसे हमारी आज हमको बैंक देखने को मिलती है, जैसे एसबीआई, एचडीएफसी, तो वो क्या करती हैं? हमको लोन देती हैं। तो उसी तरह से किसानों से संबंधित एफपीओज यानी एक संगठन बनाया गया है। तो वो क्या करेगा? वो पैसे संबंधित, लोन संबंधित तो योजना आपको देगा ही, लेकिन अगर सिर्फ लोन चाहिए होता तो फिर हमारे पास क्या थी? ऋण, कृषि ऋण समितियां आती हैं हमारे पास। लेकिन ये क्या करेगा? आपकी मिट्टी गुणवत्ता की चेकिंग भी करवाएगा, आपको जानकारी प्रदान करेगा कि आपकी मिट्टी किसके लिए अनुकूल है, आप कौन कौन सी खेती कर सकते हैं, इन खेती में कौन कौन सी सिंचाई का प्रयोग करें, माइक्रो इरिगेशन या सूक्ष्म सिंचाई, ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर सिंचाई का उपयोग कैसे करें, किन फसलों का ज़्यादा पैदावार करें, किन फसलों की जो क्या है कीमत है उनमें बढ़ने की आशा है या बढ़ने की संभावना है। तो ये क्या करती हैं? एफपीओज की ये कार्य होते हैं। एफपीओज क्या है? एक संगठन है। जो कौन स्थापित करता है? सरकार स्थापित करती है। अब नाबार्ड क्या कर रहा है? एफपीओ इस प्रमोशन स्कीम लाता है। एसएफएसी क्या है? स्मॉल फार्मर्स एग्रीबिजनेस कंसोर्टियम। यह किसानों को उत्पादक संगठनों के माध्यम से बाजार से जोड़ने में मदद करता है। सीधा समझ गए हम कि एक संगठन है। संगठन कई प्रकार के हो सकते हैं। कृषि, आपके मत्स्य उत्पादन, वनों से संबंधित। ये क्या करता है? इनकी मदद करता है सभी प्रकार से, ऋण संबंधित और सभी प्रकार की तकनीकी जानकारी और सभी चीजें। अब संविदा खेती क्या होती है? संविदा खेती को आप सीधा समझेंगे कि मेरी एक कंपनी है। मान लीजिए मैं क्या करता हूँ? मैं ब्रेड बनाता हूँ। मैं ब्रेड दो टाइप से बनाता हूँ या एक ही टाइप से बनाता हूँ। तो मैं क्या बनाता हूँ? आटा। मुझे क्या चाहिए? आटा चाहिए। आटा किससे आएगा? गेहूं से आएगा। गेहूं से आएगा तो मैं क्या करूँगा? एक गांव में जाऊँगा या कुछ किसानों के पास जाऊँगा। मैं 10 किसानों से बोलता हूँ, तुम एक काम करो, इस क्वालिटी के, इस कंपनी के बीच की क्या करो? खेती करो। पैसा मैं देता हूँ। जो भी पैसा आएगा मैं तुम्हें दूंगा। और मैं क्या करूँगा? तुमसे क्या खरीदूंगा? 30 रुपए किलो पर ये गेहूं खरीद लूंगा। फिर किसान सोचेंगे क्या हमको इसमें लाभ होगा या हानि होगी? तो वो सोचेंगे कि हाँ हमें लाभ है, तो वो क्या करेंगे? हमसे कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे। अब ये न्यूज़ आपको कब मिली होगी सुनने को? ये न्यूज़ मिली थी आपको 2020 में, जब लॉकडाउन लगा था। तब क्या हो रहा था हमारा? 2021 में किसान आंदोलन हुआ था हमारा। कहाँ? दिल्ली में। तब क्या हुआ था? हमारे क्या आया था? किसान संबंधी नियम आए थे। 3 नियम प्रमुख रूप से आए थे हमारे। तो उसी में क्या था? एक कॉन्ट्रैक्टिंग फार्मिंग नामक एक क्या था? अधिनियम भी था, जिसका विरोध हुआ था। तो क्या लिखा सीधा? किसान और कंपनियों के बीच एक लिखित या मौखिक अनुबंध किया जाता है। इस अनुबंध के तहत किसान पूर्व निर्धारित शर्तों के अनुसार फसल उगाते हैं और कंपनियां उन फसलों को खरीदने की गारंटी देती है। यानी कंपनी बोलेगी कि तुम्हारी खेती किसी प्रकार की हो, खरीदूंगा मैं, चाहे वो 5 किलो हो या 5 क्विंटल, मैं ही खरीदूंगा। और एक फिक्स रेट, वो अभी से रेट फिक्स कर देते हैं। अब संविदा खेती के प्रकार क्या हो सकते हैं? इनपुट सप्लाई मॉडल, दूसरा आउट ग्रोवर स्कीम, तीसरा प्रसंस्करण और निर्यात आधारित मॉडल, चौथा कृषि उपकरण किराया मॉडल। अब याद रखने की चीज ये है, इनपुट सप्लाई मॉडल क्या होता है? कंपनी किसानों को बीज देती है, खाद देती है और तकनीकी सहायता प्रदान करती है और फसल खरीदने की गारंटी देती है। तो ये हुआ हमारा क्या? पहला मॉडल। दूसरा क्या है? किसान स्वतंत्र रूप से खेती करते हैं, लेकिन अपनी उपज कंपनी को तय कीमत पर बेचने का अनुबंध करते हैं। यानी जो कंपनी है वो इनमें से किसी की मदद नहीं करेगी। किसमें? ना बीज देने में, ना खाद देने में, ना तकनीकी सहायता। वो क्या करेगी? वो बोलेगी कि मैं तुमको 50 रुपए में खरीदूंगा तुम्हारी फसल,
तो पूरी जो फसल है उसको वो कंपनी को ही देनी पड़ेगी, उसमें से वो एक भी दाना किसी अन्य व्यक्ति को नहीं बेच सकता। तो ये क्या है, आउटग्रोवर स्कीम। तीसरा क्या है, प्रसंस्करण और निर्यात आधारित मॉडल। कंपनियां किसानों से सीधा कच्चा माल खरीदती हैं और उसे प्रोसेस कर निर्यात करती हैं। यानी क्या करेंगी कि सीधा आपसे गेहूं खरीद लेंगे आपके खेतों से, तो उससे क्या करेंगे, गेहूं से उनको जो भी बनाना होगा वो डायरेक्ट क्या बेचेंगी, डायरेक्ट बाजार में बेचेंगी प्रोसेसिंग करके। यानी वो आटा बना सकती हैं, आटे से ब्रेड बना सकती हैं। तो ये क्या है, प्रसंस्करण, नाम से ही स्पष्ट है क्या, प्रोसेसिंग यानी प्रसंस्करण। चौथा क्या है, कृषि उपकरण किराया मॉडल। यानी कंपनियां किसानों को उन्नत मशीनें देती हैं, उपकरण किराए पर उपलब्ध कराती हैं, जिससे क्या होता है, उत्पादन लागत होती है वो कम होती है। और उत्पादन लागत कम होती है तो क्या होती है, किसान भी कम कीमत में कंपनियों को अपना जो उत्पादन है वो बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसमें कंपनियों का भी फायदा है और किसान का भी फायदा है। अब कानूनी स्थिति क्या है, 2020 के तहत क्या दी थी, कानूनी मान्यता दी थी, लेकिन ये वापस ले लिया गया, यानी वर्तमान में कानूनी मान्यता नहीं है। लेकिन याद रखने की चीज़ ये है कि कई राज्य अपनी संविदा खेती नीतियां चला भी रहे हैं। अब आपको सर्च करना गूगल पर कि कौन कौन से राज्य संविदा खेती नीतियां चला रहे हैं। सर्च कीजिएगा आज किस पर, आप गूगल पर, गूगल आपको बताएगा कि कौन कौन सी हैं। निजी कंपनियां कौन कौन सी हैं जो इसका यूज़ कर रही हैं, अमूल, आपने नाम सुना होगा, आईटीसी, महिंद्रा एग्री सॉल्यूशंस। अब आपके आज की जो शब्दावलियों की क्लास थी वो आज आपकी समाप्त होती है। अब आपसे मिलते हैं अब अगली क्लास में। आपकी मैक्सिमम मैंने आपको बताया था 3 या 4 क्लासेस होंगी, इसके बाद 365 क्लास और इसके बाद आर्थिक समीक्षा की क्लास, यानी आपकी